और यूपी का सियासी बैटल योगी वर्सेस अखिलेश में तब्दील हो चुका है। पिछले कुछ दिनों से दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं और जुबानी तीर से एक दूसरे को सीधे सीधे जवाब भी दे रहे हैं। बार पलटवार में तंज और तल्ख तेवर हर दिन के साथ नई नई ऊंचाई छू रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि बुलडोजर चलाने के लिए दिल दिमाग जरूरी है, तो जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग होती है। करहल में योगी ने अराजकता गुंडागर्दी को एसपी का डीएनए बताया, तो अखिलेश ने सीएम योगी से डीएनए की फुल फॉर्म पूछ ली। एनकाउंटर पर जवाब देते हुए सीएम योगी ने कहा, डकैत के मरने पर समाजवादी पार्टी को दर्द क्यों हो रहा है, तो अखिलेश ने आरोप लगाया कि जाति देखकर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इससे पहले योगी ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए लाल टोपी के काले कारनामे का नारा दिया, तो जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि लाल रंग तो क्रांति का प्रतीक होता है, लाल रंग देखकर सांड भड़कता है। सत्ता विरासत में मिल सकती है, बुद्धि विरासत में नहीं मिलती है। बुद्धि विरासत में नहीं मिलती। परिवारवाद पर सीएम योगी ने आज टॉप गियर में बुलडोजर चलाया, जिसकी गूंज यूपी की सियासत में गूंजने लगी। ये बयान योगी वर्सेस अखिलेश सीरीज के नए सियासी एपिसोड के रूप में रिलीज हुआ है। सीएम योगी ने भले ही सीधे नाम ना लिया हो, लेकिन उनके इस बयान के मायने अखिलेश यादव से जोड़कर देखे जा रहे हैं। सरकार चलाने के लिए जज्बा चाहिए, सरकार चलाने के लिए दिल भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए। सत्ता विरासत में मिल सकती है, बुद्धि विरासत में नहीं मिलती है। दिमाग भी विरासत में नहीं मिलता है। ये जो लोग सत्ता को अपनी पपौती मानते थे, वे लोग आज समझने लग गए हैं, अब उत्तर प्रदेश में कभी उनको वापस नहीं आना है। योगी ने अखिलेश पर यह जुबानी तीर अंबेडकर नगर से ताने, लेकिन दोनों के इस सियासी क्लेश का ताजा एपिसेंटर है सुल्तानपुर, जहां 3 दिन पहले यूपी पुलिस ने 2 करोड़ की डकैती के आरोप में मंगेश यादव का एनकाउंटर किया। विपक्ष इस एनकाउंटर पर योगी सरकार को काउंटर कर रहा है। सीएम योगी ने पहली बार इस मुद्दे पर खुलकर बोलते हुए समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। आप मुझे बताओ, जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, जो मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था। आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है, कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए था? पूछना चाहिए। मारे गए आरोपी मंगेश यादव की जाति में यादव को हाईलाइट करते हुए समाजवादी पार्टी ने इसे मुद्दा बना दिया। आरोप लगाया है कि बुलडोजर से लेकर एनकाउंटर तक हर जगह योगी सरकार जाति देखकर एक्शन ले रही है। फर्जी एनकाउंटर करके अपनी पीठ ठोक रहे हैं, जबकि एक जाति विशेष के लोग एनकाउंटर कर रहे हैं और अन्य जातियों का कर रहे हैं। इससे पहले अखिलेश यादव भी अपने चचेरे भाई के आरोपों को दोहरा चुके हैं। एनकाउंटर हो या बुलडोजर, अखिलेश सीधे सीधे सीएम योगी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश के सियासी वार को हथियार बनाकर योगी निशाना समाजवादी पार्टी पर ही दाग रहे हैं। सबको सुरक्षा मिलेगी, सबको योजनाओं का लाभ मिलेगा, लेकिन अगर कोई कानून को ठेका दिखाने का काम करेगा तो उसका काम तमाम करने का काम भी सरकार करेगी और इसके लिए किसी भी हद तक जाकर के उसके दुस्साहस का जवाब देगी। योगी विकास के साथ साथ सख्त लॉ एंड ऑर्डर का संदेश दे रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में अखिलेश का दांव भारी पड़ गया था, लिहाजा जाति की सड़क पर सवार साइकिल को योगी विकास और कानून व्यवस्था के बुलडोजर से रौंदने की तैयारी में। साख का सवाल बन चुकी उपचुनाव की 10 सीटों को 2027 का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। इसलिए योगी खुद अयोध्या से लेकर करहल और फूलपुर की सीटों पर खुद हाजिरी लगा रहे हैं। इन चुनावों में जो बढ़त बनाएगा उसे 27 में मनोवैज्ञानिक फायदा होगा, क्योंकि तब भी जंग योगी वर्सेस अखिलेश की ही होगी।
यानी योगी और अखिलेश की जुबानी जंग अभी और तेज होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए यूपी से बढ़ते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र की ओर। हरियाणा चुनाव की गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है, बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह कांग्रेस और विनेश फोगाट पर अपने हमले तेज करते जा रहे हैं। आज जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में ब्रजभूषण सिंह ने गंभीर आरोप लगाए। कहा, महाभारत में द्रौपदी को दांव पर रखकर पांडवों ने जुआ खेला था, ठीक वैसे ही महिला पहलवानों की प्रतिष्ठा को दांव पर लगाकर कांग्रेस ने दांव खेला है। ब्रजभूषण कहना चाह रहे हैं कि कठपुतली की डोर कांग्रेस के हाथ में है। ये पूरी रिपोर्ट आप देखिए। एक महाभारत हुआ था जिसमें पांडवों ने द्रौपदी को दांव पर लगाया था। हरियाणा चुनाव के लिए हमारी हरियाणा की बहन बेटियों को दांव पर इन्होंने लगा दिया। ये बहन बेटियों की लड़ाई नहीं थी। जीजा साली और एक अखाड़ा, ना खाता ना बही, जो बजरंग विनेश और भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा का है वही सही। पहलवानों के दांव से सियासी पटखनी खाए रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह को मानो इसी मौके की तलाश थी। हरियाणा में चुनावी शंखनाद के साथ वो जवाबी हमले के साथ वापस लौटा। महाभारत के किरदार द्रौपदी को हथियार बनाकर दांव पर लगाने का आरोप लगाया। लगभग 5000 साल पहले एक महाभारत हुआ था जिसमें पांडवों ने द्रौपदी को दांव पर लगाया था। आज पुनः भूपेंद्र हुड्डा ने वही काम उन्होंने किया है। हरियाणा चुनाव के लिए हमारी हरियाणा की बहन बेटियों को दांव पर इन्होंने लगा दिया। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में ब्रजभूषण सिंह ने कांग्रेस की घेराबंदी करते हुए कहा कि महिला पहलवानों का उनके खिलाफ सियासी इस्तेमाल हुआ। ब्रजभूषण सिंह यही नहीं रुके। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला पहलवानों की प्रतिष्ठा को दांव पर लगाकर कांग्रेस ने चुनावी खेल खेला और इस पटकथा के लेखक भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा हैं। ये मेरे साथ षड्यंत्र हुआ था जिसमें कांग्रेस शामिल थी, दीपेंद्र हुड्डा शामिल थे, भूपेंद्र हुड्डा शामिल थे और ये कहा जाता है कि ये बहन बेटियों की लड़ाई थी। ये बहन बेटियों की लड़ाई नहीं थी। जीजा साली और एक अखाड़ा, इसके अलावा इसमें कोई खिलाड़ी शामिल नहीं था। यानी ब्रजभूषण सिंह ने दो बातें कही। पहला ये कि महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोप गलत हैं और दूसरा ये कि कांग्रेस ने पहलवानों का गलत इस्तेमाल किया। वहीं ब्रजभूषण सिंह ने यह भी साफ कर दिया कि वो विनेश फोगाट के खिलाफ जुलाना सीट पर बीजेपी के लिए प्रचार करने को तैयार है। पार्टी से हरी झंडी मिलते ही रुख साफ होगा। कई बार मैं हरियाणा गया हूँ और जाता आता रहता हूँ और अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर जाएंगे। ब्रजभूषण सिंह के तर्कश में तीरों की कोई कमी नहीं थी। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि ब्रजभूषण सिंह इधर उधर की बातें ना करें, आरोपों का जवाब दें। भूषण को और पूरी बीजेपी को है कि क्योंकि अगर हम बीजेपी में जाते तो हम देशभक्त हो जाते और हम कांग्रेस में आए हैं तो हमारे ऊपर कि भाई देशद्रोही है, फलाना दकड़ा, जो चीज़ें पहले बोल रहे थे वो अब फिर बोल रहे हैं। मैं नहीं समझ पा रहा उसमें षड्यंत्र क्या है। एक बेटी ने कहा है कि उस पर यौन आक्रमण हुआ है, उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, वो सड़कों पे आई, उनके साथ अगर चलेगी तो इसमें कॉन्स्पिरेसी क्या है? कॉन्स्पिरेसी तो उन लोगों की है जिन्होंने उसकी आवाज को नहीं सुना, नहीं उठने दिया, वो तो हर दरवाजे पे गई। कांग्रेस ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न को हरियाणा में चुनावी मुद्दा बना लिया। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने से उनके दावे को और दम भी मिला। कांग्रेस इसे हरियाणा की बेटियों की अस्मिता से जोड़कर मनोवैज्ञानिक लड़ाई में बढ़त बनाने की रणनीति से उतरी। वहीं ब्रजभूषण सिंह ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज विनेश फोगाट कांग्रेस के लिए प्रचार कर रही थी। इस दौरान उन्होंने अपने ऊपर हुए अन्याय का जिक्र तो किया, लेकिन पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण पर बयान देने से बचती नजर आईं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तो हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं पूर्व में, उन्होंने खेलों का बहुत ज्यादा सम्मान किया है। 10 साल से हम खिलाड़ियों को पता है कि हमने कैसे हरियाणा में खेल को रखते हुए देखा है। मैं बड़े भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत ही एक नेक दिल इंसान है, क्योंकि जब भी कुछ बात होती है तो ऐसे हम बातचीत करते हैं कि लगता ही नहीं है कि वो कोई इतने बड़े पद पे बैठे हैं या
क्योंकि पॉलिटिशियन लोग इतना जल्दी आपसे रूबरू नहीं होते हैं, वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन भाई साहब ने हमेशा आशीर्वाद दिया है, प्यार दिया है, और जंतर मंतर पे जो उन्होंने, जैसे हम लड़ाई लड़ रहे थे तो वो भी हमारे साथ में लड़ाई लड़ रहे थे। और मध्य प्रदेश के रतलाम में बीती रात गणेश स्थापना जुलूस निकालने के दौरान सांप्रदायिक तनाव फैल गया। आरोप है कि किसी ने वहां जुलूस पर पत्थर फेंका, जिससे गुस्साई सैकड़ों की भीड़ ने पूरे इलाके में जमकर तोड़फोड़ और पथराव कर दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि उसे संभालना पुलिस के लिए चुनौती बन गया। वो कौन है जो रतलाम में सांप्रदायिक हिंसा फैला रहे हैं? वो कौन है जिन्होंने रतलाम की सड़कों को जंग का मैदान बना दिया? वो पत्थर किसने फेंका जिसकी चोट ने कानून व्यवस्था को चुनौती दे दी? गणेश चतुर्थी पर किसने फैलाया दो पक्षों में हिंसा का जहर? शांत रहने वाला मध्य प्रदेश का रतलाम बीती रात सांप्रदायिक हिंसा की आग में जल उठा। वहां एक चिंगारी ने आग का रूप ले लिया, जिसने पूरे इलाके को कुछ ही पलों में अपनी चपेट में ले लिया। आरोप है कि वहां गणेश चतुर्थी के मौके पर निकाले जा रहे स्थापना जुलूस पर पत्थर फेंका गया, जिससे गुस्साई भीड़ ने मोचीपुरा इलाके में जमकर तोड़फोड़ की। सड़क पर खड़ी गाड़ियों को तोड़ा गया, मकानों दुकानों पर पथराव हुआ। आक्रोशित भीड़ के सामने जो कुछ भी आया उसे वो तोड़ते और बर्बाद करते चले गए। बताया जा रहा कि मोचीपुरा इलाके में गणेश स्थापना का जुलूस निकाला जा रहा था। इसी दौरान वहां किसी ने जुलूस पर पत्थर फेंक दिया। इससे नाराज लोगों ने थाने में शिकायत की। इस पर पुलिस ने 2 घंटे बाद अज्ञात पर पत्थर फेंकने का केस दर्ज किया। इसी दौरान गुस्साई भीड़ उस जगह पर पहुंची जहां पत्थर फेंका गया था, और फिर वहां गुस्साई भीड़ ने पूरे इलाके में जमकर पत्थर बरसाए। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस के लिए भी वहां भीड़ को संभालना चुनौती बन गया। इसके बाद एक्शन में आई पुलिस ने भी बल का प्रयोग किया और पत्थर बरसाने वाले लोगों पर लाठियां बरसा दी। इसके बाद वहां भगदड़ मच गई और गुस्साए लोग पत्थर फेंक कर वहां से भागते नजर आए। हालात इतने बिगड़ गए कि अतिरिक्त पुलिस बल को इलाके में तैनात करना पड़ा, जिन्होंने भीड़ को वहां से भगाया और हालात पर किसी तरह से काबू पाया गया। मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है अज्ञात में मारपीट और गाली गलौज का। बाकी उसके बाद में जो भीड़ इकट्ठा हुई थी वो लोग, उन लोगों के द्वारा जो है वो मोचीपुरा की तरफ जाते हुए कुछ जगहों पर जो है पत्थर वत्थर फेंके। पुलिस तत्काल वहां पर मौके पर पहुंचकर पूरी स्थिति को नियंत्रण कर लिया गया है। सभी लोगों को तितर बितर करके बाकी सब जगह पर फिक्स पिकेट पॉइंट्स लगाए गए हैं और ये इंश्योर किया जा रहा है कि प्रॉपर जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने इस मामले में जुलूस पर पत्थर बरसाने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग की। का कहना रहता है कि वो संवेदनशील क्षेत्र है, तो हमारा कहना अगर वो संवेदनशील क्षेत्र है, वहां अगर हिंदू अपना त्योहार नहीं मना सकते हैं, वह यात्रा नहीं निकाल सकते, तो उस क्षेत्र को पाकिस्तान घोषित कर दिया जाए। अगर स्वतंत्र भारत के हम नागरिक है, भारत में हमारे हिंदुओं को रहने का राष्ट्र बहुसंख्यक हिंदू समाज है, तो अपना त्योहार बनाए। हमारा वही कहना है कि जिन्होंने पत्थरबाजी करी है उनके हम नाम हम नाम देते हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनको उठा के लाया जाए। रात के अंधेरे में जो तनाव इलाके में देखा गया, उसका एहसास सुबह की रोशनी में दिखाई पड़ा। इलाके में तैनात पुलिस बल के बीच वहां कर्फ्यू जैसे हालात देखे। लोगों में आक्रोश हुआ है कि धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की गई है, धार्मिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। देखिए, सबसे पहले मैं वो जगह दिखा दूं जहां पर ये घटना हुई थी। ये शहर का मोचीपुरा क्षेत्र है और यहाँ पर रात को जब गणेश उत्सव का जुलूस निकल रहा था तो कहीं से एक पत्थर आया और उसके बाद जो है लोगों ने, जो संगठन है हिंदू संगठन के लोग, वो थाने पर पहुंचे और वहाँ पर जो है उन्होंने जो है हंगामा किया इस बात को लेकर कि तत्काल कार्रवाई की जाए। लेकिन देखिए, कार्रवाई हुई, लेकिन उसके बाद जो आक्रोशित भीड़ वापस इस सड़क से जब गुजर रही थी, उस दौरान जो है यहाँ पर फिर से जो है दोबारा पत्थरबाजी हुई और उसके बाद जो है पुलिस ने यहाँ पर मोर्चा संभाला और उसके बाद जो है सारी स्थिति को जो है नियंत्रण में लिया है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील के साथ ही पथराव करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई का दावा किया है। तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज की मदद से दूसरे आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 17 किलोमीटर दूर चंदखुरी गांव को भगवान राम की मां कौशल्या का जन्म स्थान माना जाता है।
यहाँ तालाब के बीचों बीच माता कौशल्या का भव्य मंदिर है। बताया जाता है कि 10वीं शताब्दी में ये मंदिर बनाया गया था। कुछ साल पहले कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने इस मंदिर को फिर से बनवाया, जीर्णोद्धार करवाया, लेकिन अब कुछ साल बाद ही मंदिर की छत से पानी का रिसाव होने लगा। लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं और बीजेपी घेर रही है। छत्तीसगढ़ की अद्वितीय सांस्कृतिक धरोहर, विश्व का इकलौता कौशल्या माता मंदिर, तालाब के बीचों बीच माता विराजमान है। मंदिर में गर्भगृह में बाल श्री राम को गोद में लिए हुए माता कौशल्या की भव्य मूर्ति स्थापित है। माता के दरबार में हर रोज सैकड़ों श्रद्धालुओं का रेला लगा रहता है। भगवान श्री राम की 51 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा को भी लोग निहारते रहते हैं। कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराकर खूब वाहवाही लूटी, लेकिन कुछ साल के अंदर ही तस्वीर बदल गई। मंदिर की छत से पानी का रिसाव होने लगा। छत पर नजर डालते ही विकास की कलई खुलने लगी। दावा यह है कि पूरे मंदिर परिसर में ही पानी की बूंदें टपक रही हैं। 22 जनवरी का जीर्णोद्धार हुआ है, उसके बाद पहला बरसात है, उसी में से पानी टपक रहा है। अच्छा, कहाँ कहाँ पानी टपक रहा है? पानी तो पूरा परिसर में ही टपक रहा है, अंदर भी टपक रहा है, कौशल्या माता के गर्भगृह अंदर भी टपक रहा है। दुनिया की एकमात्र कौशल्या माता मंदिर में अब कहीं ना कहीं यहाँ की जो दीवारें हैं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। चूंकि इनकी दीवारों से भ्रष्टाचार की बूंदें टपक रही है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इस माता कौशल्या मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था और 3 साल बाद किसी तरह से ये मंदिर पूरी तरह से बनके तैयार हुआ। लेकिन अब ये मंदिर तैयार होने के बाद अब यहाँ से चूंकि पानी की बूंदें टपक रही है, ये सीपेज सीधे तौर पे दिखाई दे रहा होगा। मंदिर का जीर्णोद्धार कराना भूपेश बघेल सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक था। इस प्रोजेक्ट को राम वन गमन पथ परियोजना नाम दिया गया। मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 32 करोड़ रुपए खर्च हुए। श्री राम की 51 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा बनाई गई। तालाब का भी सौंदर्यीकरण किया गया। मंदिर परिसर में ज्योति कक्ष भी बनाया गया। मगर 3 साल के भीतर ही पूरी तस्वीर बदल गई। अब बीजेपी भूपेश बघेल से सवाल पूछ रही है। डिप्टी सीएम ने आरोपों की झड़ी लगा दी। बघेल से कहा, हिसाब दो। पिछले 5 सालों में उनकी जब सरकार थी, किस प्रकार से भ्रष्टाचार का खुला खेल खेला उन्होंने, ये इस बात को बताता है कि भगवान राम के कौशल्या माता के मंदिर को भी भ्रष्टाचार के लिए नहीं छोड़ा। ये इनकी नीयत और इनके कथनी और करनी के अंतर को स्पष्ट रूप से बताता है। आरोपों के बीच कांग्रेस ने भी बीजेपी के सवालों पर सवाल पूछ लिया। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की 15 साल तक सरकार थी। इनको बताना चाहिए कि इन्होंने राम वन गमन पथ का निर्माण क्यों नहीं किया, माता कौशल्या के मंदिर का निर्माण क्यों नहीं किया। आज भाजपा सत्ता में है और पूर्ववर्ती सरकार पर घोटाला और भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर राम मंदिर निर्माण हुई गड़बड़ियों पर पर्दा करना चाहते हैं। मंदिर जीर्णोद्धार में लापरवाही का पता भी इस बात से चलता है कि बीते दिनों आकाशीय बिजली गिरने से गुंबद को नुकसान हुआ। कारीगर बुलाकर नुकसान की भरपाई की गई। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि मंदिर जीर्णोद्धार में क्या किसी तरह की लापरवाही बरती गई या कोई बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। इस सवाल का जवाब जांच के बाद ही मिल पाएगा। रायपुर से राहुल राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और उत्तर प्रदेश के फतेहपुर और सीतापुर में जबरन धर्मांतरण कराए जाने के मामले में बवाल हो गया। दोनों ही जिलों में लोगों को बैला फुसलाकर काफी समय से धर्मांतरण कराया जा रहा था, जिसकी खबर हिंदू संगठनों को मिली तो उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर अड़ गए। पिछले कुछ महीनों में यूपी के अलग अलग जिलों में जबरन धर्मांतरण के मामले तेजी से बढ़ने की खबर सामने आ रही है। एक बार फिर यूपी के फतेहपुर और सीतापुर में लोगों का धर्मांतरण कराए जाने के मुद्दे पर हंगामा खड़ा हो गया। फतेहपुर में भोले भाले गरीब लोगों को बहला फुसलाकर उनका धर्मांतरण कराए जाने की खबर जब हिंदू संगठनों को लगी तो हंगामा खड़ा हो गया। आरोप है कि ईसाई मिशनरी से जुड़े लोगों ने वहां एक सभा का आयोजन किया था, जिसमें 30 से ज्यादा हिंदू महिलाएं भी शामिल थीं। उन्हें फुसलाकर ईसाई धर्म अपनाने को कहा जा रहा था।
इस घटना की खबर मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे तो वहां हड़कंप मच गया। हमारे धर्म में गलत नहीं है। बताया गया कि लोगों के सामने इस बात का दावा भी किया जा रहा था कि सिर्फ यीशु ही असली भगवान है और जो उन्हें अपनाते हैं उनकी सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। बड़ी बात यह कि इन महिलाओं में भ्रम फैलाने के लिए हिंदू महिलाओं का ही इस्तेमाल किया जा रहा था, जिनके तार बिहार से भी जुड़े बताए गए। इस दौरान वहां ईसाई धर्म से जुड़ा साहित्य भी मिला। वहीं इलाके के लोगों ने बताया कि वहां हर शनिवार को इस तरह का आयोजन होता है, जिसकी शिकायत पहले भी की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर धर्मांतरण का गोरख धंधा वहां जारी रहा। उनको ये बताया जा रहा था कि कोई राम कोई कृष्ण भगवान नहीं, सब जो है यीशु ही हैं, उन्हीं के माध्यम से सब होता है। और पाखंड वहाँ फैलाया जाता था। वहाँ ये कहा जाता था आँख ठीक हो जाती है, बीमारी ठीक हो जाती है। वहाँ धर्मांतरण जिस माध्यम से होता है, यीशु की किताबें भी मिली, वहाँ काफी चीजें मिली जो प्रशासन को अवगत है, प्रशासन के पास है भी। और जो एक मुख्य महिला है, रामश्री नाम है उसका, वो वही संचालित करवाती है और उसके जो तार है वो बिहार से ज्वाइंट है, बिहार जाती भी है। वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई का दावा किया। जबरन धर्मांतरण कराए जाने का दूसरा मामला यूपी के सीतापुर से सामने आया, जहां कैमरे में कुछ लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए फुसलाया जा रहा था। इस घटना की जानकारी मिलने पर हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने ईसाई धर्म से जुड़ा साहित्य भी बरामद किया। इस दौरान उनकी वहां कुछ लोगों से बहस भी हुई। इलाके के लोगों से इस बात की जानकारी भी मिली कि धर्म परिवर्तन कराए जाने के लिए इस तरह की बैठकें यहाँ काफी समय से हो रही थी, जिसमें गांव के लोगों को हिंदू धर्म छोड़ने और ईसाई धर्म अपनाने के लिए कहा जा रहा था। मामले में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस में शिकायत कर कार्रवाई की मांग भी की। कुछ कार्यकर्ता मौके पे गए, देवरिया गांव में देखा कि वहाँ पे जनसभा लगी हुई है और वहाँ पे बाइबल रखी हुई है और वहाँ पे कोई तरल पदार्थ भी रखा हुआ है, ईसा मसीह का फोटो लगा हुआ है और एक पादरी वहाँ पे बैठा हुआ था कुर्सी पे। तो वहाँ पे कार्यकर्ता जाके उस पादरी को पकड़ लेते हैं और पुलिस प्रशासन को अवगत कराकर पुलिस प्रशासन की मदद से उस पादरी को सदरपुर थाने भिजवाया गया। वहीं पुलिस मौके से पकड़े गए पादरी से पूछताछ कर इस पूरे रैकेट की जानकारी जुटाने में लगी है। ये जानने की कोशिश भी की जा रही है कि अब तक ये गुट कितने लोगों का जबरन धर्मांतरण करा चुका है और इसके तार कहां तक जुड़े हैं। फतेहपुर से अवनीश सिंह और सीतापुर से राजकुमार दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां एक बार फिर 1971 वाले हालात बन रहे हैं। दरअसल जेल में बंद इमरान खान ने इस्लामाबाद में जलसा बुलाया है, जिसमें शामिल होने के लिए पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों से लोग इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। इमरान के समर्थकों को रोकने के लिए शहबाज सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब ऐसे में सवाल है, क्या इमरान खान पाकिस्तान को तोड़ देंगे? पाकिस्तान का ये वीडियो किसी फिल्म का ट्रेलर नहीं, बल्कि पाक सेना और शहबाज सरकार को नियाजी खान की सबसे बड़ी चुनौती है। पाकिस्तान की सड़कों पर इमरान समर्थकों का सैलाब है। नियाजी खान की एक अपील पर पीटीआई समर्थक इस्लामाबाद कूच कर रहे हैं। बीते 1 साल से जेल में कैद इमरान खान खुद बाहर नहीं आ पाए, लेकिन अपने समर्थकों के जरिए शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर के सामने शक्ति प्रदर्शन जरूर कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान के इस ऐलान ने रावलपिंडी में जनरल मुनीर और इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ की बेचैनी बढ़ा दी। पाकिस्तानी सेना और पुलिस को किसी भी कीमत पर इमरान समर्थकों को रोकने का आदेश है। पीटीआई के जलसे को रोकने के लिए जगह जगह कंटेनर लगाए गए हैं। लेकिन इमरान खान के समर्थक सड़कों पर डटे हुए हैं। कंटेनर को हटाया जा रहा है। इमरान खान के पक्ष में नारेबाजी की जा रही है। केवल इस्लामाबाद ही नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में यही हालात है। कंटेनर का सहारा लेकर नियाजी खान के समर्थकों को रोका जा रहा है। पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है।
बसों में भरकर पीटीआई समर्थक इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। नियाजी खान को पाकिस्तान का वजीर आजम बता रहे हैं। पाकिस्तान की पेशावर और सियालकोट से भी हजारों की संख्या में लोग इस्लामाबाद कूच कर रहे हैं। पीटीआई का झंडा लेकर इमरान खान के प्रति अपना समर्थन जता रहे हैं। पाकिस्तान के हर चौक हर चौराहे से इस्लामाबाद पहुंच रही इस भीड़ ने शहबाज की टेंशन बढ़ा दी है। ये पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में सत्ता की चाबी सेना के पास है और सेना जब जिसे चाहती है मुल्क का वजीर आजम बना देती है। मौजूदा वक्त में शहबाज को सेना का समर्थन है। महंगाई से जनता त्रस्त है। इसी वजह से इमरान खान के लिए लोगों का समर्थन लगातार बढ़ रहा है। केवल शहरी इलाकों में ही नहीं बल्कि पहाड़ी इलाकों में भी हालात ऐसे ही हैं। मौजूदा सरकार से परेशान होकर आवाम इमरान के समर्थन में उतर आई है। शहबाज के खिलाफ बगावत और इमरान के लिए बढ़ते समर्थन से पीटीआई के सभी बड़े नेता भी सड़कों पर। जेल जाने के डर से इमरान के जिन सिपह सालारों ने खुद को घरों में कैद कर लिया था, वो भी अब खुले तौर पर इमरान का समर्थन कर रहे हैं। और राजनीति में अब बात पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की, जहां हिंदुओं के खिलाफ लगातार हिंसा जारी है। पहले हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया, फिर जन्माष्टमी के दौरान लोगों को त्योहार मनाने से रोका गया और अब गणेश चतुर्थी के दौरान पूजा पंडालों में तोड़फोड़ की जा रही है। और ऐसे एक दो नहीं बल्कि बांग्लादेश के कई जिलों में हो रहा है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इन हमलों को रोकने की जगह वहां की सरकार लोगों को पूजा पंडालों में जाने से रोकने की नसीहत दे रही है। राजधानी ढाका, चिट्टागोंग, चटगांव, ठाकुरगांव जैसे जिलों में हिंदुओं के खिलाफ नफरत की लहर दौड़ रही है, जिस पर सवार होकर कट्टरपंथी उत्पात मचा रहे हैं, पंडालों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, घरों को लूट रहे हैं, हिंदुओं की बस्ती जला रहे हैं। क्योंकि बांग्लादेश में कट्टरपंथी सत्ता है, कट्टरपंथी सिस्टम और कट्टरपंथी सरकार, जिसके निशाने पर हिंदू हैं, हिंदुओं की आस्था है और अब हिंदुओं का त्योहार। चिट्टागोंग में भी कुछ ऐसा ही हुआ। गणपति उत्सव पर हिंदुओं के जश्न को देखकर कट्टरपंथी बौखला गए, पूजा पंडाल पर हमला कर दिया, प्रतिमा खंडित की गई, लोगों को पीटा गया। हिंदुओं को निशाना बना रहे कट्टरपंथियों ने 2 बच्चों को अगवा कर मस्जिद में बंद कर दिया, जिसके बाद हिंदुओं का गुस्सा फूट पड़ा और मस्जिद के बाहर जमकर नारेबाजी की गई। लेकिन बांग्लादेश में ये सब अचानक नहीं हो रहा है। मजहब के नाम पर कट्टरपंथी मौलाना आम लोगों को भड़का रहे हैं, खुलेआम हिंदुओं को हमले की धमकी दे रहे हैं। बांग्लादेश के ठाकुरगांव में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों को आग के हवाले कर दिया, हिंदुओं की पूरी बस्ती तबाह कर दी, कीमती सामान लूट कर ले गए। बाकी जिलों की तरह यहाँ भी पुलिस और सेना ना तो लोगों की रक्षा कर पाई, न ही कट्टरपंथियों पर कोई एक्शन लिया जा रहा है। बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में हिंसा के बाद हिंदुओं में आक्रोश, जगह जगह इकट्ठा होकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन ये बांग्लादेश का काला सच है कि वहां इनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। आरक्षण के नाम पर बांग्लादेश में आंदोलन हुआ। 5 अगस्त को तख्ता पलटकर देश की कमान कट्टरपंथियों ने संभाली। मोहम्मद यूनुस के नाम पर कठपुतली सरकार खड़ा कर लोकतंत्र का ढोंग रचा गया। 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। बांग्लादेश में केवल तारीख बदल रही है और हर बदलती तारीख के साथ कट्टरपंथ और ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है।